तो हमने इस चैनल पर नीट 2024 और जेईई 2024 एस्पिरेंट के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। और इस क्रैश कोर्स में हमने मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, इस क्रैश कोर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलों पर फोकस करेंगे, इसलिए इस क्रैश कोर्स का नाम रखा है फॉर्मूला शॉर्ट, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। अब देखो, ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के पास एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। और m जो है ये है पोल स्ट्रेंथ, और ये 12 जो है ये है मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो इसमें हमसे फॉर्मूला पूछा जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट का बार मैग्नेट के केस में फॉर्मूला होता है m × 12, ठीक है। m क्या है? पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। 12 क्या है? मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए अब देखो, हम एनालॉजी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में और मैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक है। हम एनालॉजी इसलिए देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले सिमिलर हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम एनालॉजी देखेंगे तो आपको फॉर्मूले याद करना आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये चार्ज है नेगेटिव Q, ये चार्ज है पॉजिटिव Q, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12, ठीक है। तो यहाँ पर P क्या है? P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो इसकी वैल्यू होती है Q × 12, ठीक है। वहीं यह है बार मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है m × 12, हम पीछे देख चुके हैं। m क्या है? पोल स्ट्रेंथ, 12 क्या है? मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। अब देखो, ये एक बार मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। तो बार मैग्नेट में ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और साउथ पोल तक जाएंगी, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक जाएंगी, ठीक है। क्या सिनेरियो है? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली, फिर बार मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक गई, ठीक है। तो आप यहां से एक नोट पॉइंट लिख सकते हो कि आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, लेकिन इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म चैप्टर में एनालॉजी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव तक जाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं, मतलब ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, नो क्लोज लूप। जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पीछे देख चुके हैं कि ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ तक जाती हैं, फिर साउथ से नॉर्थ तक जाती हैं, ठीक है। मतलब आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं और इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ तक जाती हैं, ठीक है। और ये क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो, ये एक बार मैग्नेट है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। m क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ, और ये 12 क्या हो गया? मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। आप सबसे पहले फॉर्मूले पर आओ, ठीक है। देखो, ये क्या है? m क्या है? ये है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नीट्यूड तो ये होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ तक, ठीक है।
इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ तक, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ तक। चलिए, अब देखो, ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो अगर बार मैग्नेट के एक्सिस पर कोई पी पॉइंट होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सियल, लेकिन अगर बार मैग्नेट के परपेंडिकुलरली कोई पॉइंट होगा तो उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है। तो पहले हमसे एक एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी है इस बार मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, वो होगी 2Cm अपॉन r की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर c जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है u0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। और अगर नंबर में देखो तो इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। और m क्या है, यह है मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, m इंटू 2L होती है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ तक, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी इस तरफ, साउथ से नॉर्थ तक, मतलब ये हो गई मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। चलिए, एक बात और ध्यान रखना, एक्सियल के केस में जिस तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगी उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। तो अब देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मतलब परपेंडिकुलर टू द बार मैग्नेट क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमें देखना, वो होती है ये होती है Cm अपॉन r की पावर 3। अब c क्या होता है, एक कांस्टेंट जो होगा u0 अपॉन 4 पाई, ठीक है। m क्या है, m है मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी वैल्यू होगी m इंटू 2L, ठीक है। r क्या है, r है सेंटर से उस p पॉइंट की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो, वो चीज़ ये है कि अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखें तो वो होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ठीक है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, डायरेक्शन देखें तो वो होगी इस तरफ। मतलब देखो, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन राइट साइड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। चलिए, अब एनालॉगी देख लेते हैं। अब देखो, एनालॉगी क्या कहती है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो एक्सियल में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें बतानी है, वो होती है 2Kp अपॉन r की पावर 3, ठीक है। अब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होती है। और अगर इक्वेटोरियल के केस में देखें तो ये होगा नेगेटिव Kp अपॉन r की पावर 3, ठीक है। अब देखो, ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक मोमेंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन होगी, ठीक है। चलिए, अब देखो, एक्सियल के केस में हम मैग्नेटिक फील्ड देख चुके हैं जो होती है 2Cm अपॉन r की पावर 3, और इक्वेटोरियल के केस में भी हम देख चुके हैं कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है नेगेटिव Cm अपॉन r की पावर 3, ठीक है। देखो, एनालॉगी बन रही है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी एक K कांस्टेंट है, यहाँ भी एक C कांस्टेंट है, यहाँ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, और यहाँ भी R है तो यहाँ भी R है। वहीं इक्वेटोरियल में भी देखो KPCM अपॉन r क्यूब, ठीक है। तो एनालॉगी आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये K क्या है, ये K कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और C की वैल्यू हमें पता है, ये भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होगी u0/4 पाई, ठीक है। अब P क्या है, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी वैल्यू होगी Q इंटू 2L। M क्या है,
m है मैग्नेटिक डायपोल जिसकी वैल्यू हमें पता है होगी m इंटू 2l, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में एक केस आपने पढ़ा होगा कि E एक्सियल इज इक्वल्स टू नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। मैं बताता हूँ, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डबल होगा, सॉरी मतलब इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स होता है एक्सियल, और ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि अगर एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इक्वेटोरियल की इधर होगी, ठीक है। मतलब इक्वेटोरियल की और एक्सियल की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, सिमिलरली आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखो टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। अब ये एक बार मैग्नेट है, इसका एक साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस तरफ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है साउथ पोल से नेगेटिव पोल की तरफ, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगी, ठीक है। चलिए अब मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब देखो टॉर्क देखना है ना, तो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। m वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। b वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो भी गिवन होगी। तो अब यहां से आपको पता चल गया, अगर टॉर्क m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर है तो टॉर्क परपेंडिकुलर होगा m वेक्टर के और टॉर्क परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के, ठीक है। ये तो एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब अगर आप टाउ का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहते हो तो ये हो जाएगा m v साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड v वेक्टर। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और m वेक्टर इस तरफ है, तो ये हो गया आपका थीटा, ठीक है। अब चलिए, अब अगर आप मैक्सिमम टाउ देखना चाहते हो तो वो होगी m b, ठीक है। और ये कौन से एंगल पर होगी? ये होगी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। मतलब जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी जिसकी वैल्यू होगी mb, ठीक है। और मिनिमम टॉर्क होगी 0। और ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी, ठीक है। चलिए अब देखो यार, एनालॉजी देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ लिया है कि टॉर्क इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क इज इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर m क्या था? मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोमेंट। यहाँ पर b क्या था? मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर e क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखो टॉर्क p क्रॉस e है तो टॉर्क परपेंडिकुलर हो जाएगा p वेक्टर के और टॉर्क परपेंडिकुलर हो जाएगा e वेक्टर के, ठीक है। ये तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी टॉर्क परपेंडिकुलर हो जाएगा m वेक्टर के और टॉर्क परपेंडिकुलर हो जाएगा b वेक्टर के, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो ये हो जाएगा p e साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर अगर टॉर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछोगे तो वो हो जाएगा mb साइन थीटा।
यहाँ पर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी पी ई, और ये कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। उसी तरह से यहाँ पर टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो होगी एम बी, और ये भी कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ठीक है। अब यहाँ पर टाउ की मिनिमम वैल्यू होगी 0, यहाँ पर भी टाउ की मिनिमम वैल्यू होगी 0, और ये कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये P क्या है, P है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू 2L। उसी तरह से यहाँ M क्या है, M है मैग्नेटिक डाइपोल, तो यहाँ पर M की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ, जो कि नॉर्मली होती है 2L, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। अब देखो ये बार मैग्नेट है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे यू से, और इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहाँ पर एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, बी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट को खोल दोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव एम बी। अब देखो डॉट प्रोडक्ट को खोलने के बाद कोस थीटा आता है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगी नेगेटिव एम बी। वहीं आप पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो वो हो जाएगी पॉजिटिव एम बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एनालॉजी देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो अब देखो हम मैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव एम डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव एम बी कोस थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी नेगेटिव एम बी। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी पॉजिटिव एम बी। वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू नेगेटिव पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ठीक है। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक मूवमेंट ने, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ठीक है। अब अगर आप डॉट प्रोडक्ट को खोल दोगे तो हो जाएगा नेगेटिव पी ई कोस थीटा। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की नेगेटिव पी ई, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव पी ई, ठीक है। चलिए अब देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखते हैं। देखो दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी समझो। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, तो वो तो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो वो तब होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। चलिए अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कहानी देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देखनी है तो वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो गई इस तरफ। मतलब आप ये देख सकते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरफ हो गई, मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी
तब होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब पैरेलल होगी, तो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होगी मैग्नेटिक मोमेंट के। ठीक है, और अगर इक्विलिब्रियम है तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 0। और जो नेट टॉर्क है वो भी कितनी होगी, 0। ध्यान दो, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स 0 हो और नेट टॉर्क भी 0 हो। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो मैं फिर से दोहराता हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल होंगे। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होगा और नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी मिनिमम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है नेगेटिव mb, आपने पीछे पढ़ी है। ठीक है, वहीं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो थीटा जो होगा वो होगा 180 डिग्री। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड मैग्नेटिक मोमेंट है वो एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, एक दूसरे के। और यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 होगा और यहाँ पर भी नेट टॉर्क 0 होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है, चाहे अनस्टेबल हो या स्टेबल हो, नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी 0 होगी। और अगर अनस्टेबल है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी मैक्सिमम। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है पॉजिटिव mb। ठीक है, अब आप एक चीज़ और ध्यान रखें, वो ये कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, और जितनी कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब पीछे आओ, देखो यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर एनर्जी बहुत कम है ये इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये एक बार मैग्नेट है, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। ठीक है, अब ये बार मैग्नेट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। ठीक है, और अगर आप इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट देखो तो वो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ गई इस तरफ। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो ये फिलहाल बार मैग्नेट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को थोड़ा सा एंगल थीटा रोटेट करोगे, मतलब इसे अपने इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा हटाओगे, तो ये बार मैग्नेट ओसिलेट करने लगेगी। अब उस ओसिलेशन का आपको टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई i/m b। ठीक है, अब देखो I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बार मैग्नेट, m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, और m की वैल्यू आपको पता है, कई बार आप पढ़ चुके हो, m × 12। ठीक है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो भी इस बार मैग्नेट पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी एनालॉजी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये फिलहाल इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो भी इक्विलिब्रियम पर है। जैसे ही इसको आप थीटा रोटेट करोगे तो ये ओसिलेशन करने लगेगा। जब ओसिलेशन करने लगेगा तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई √I/m b। यहाँ पर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, यहाँ पर m भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा PE। यहाँ पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और आप मैग्नेटिक फील्ड में तो टाइम पीरियड देख चुके हो पीछे, जिसकी वैल्यू थी 2 पाई √I/m
mb। ठीक है, आप एनालॉगी देख सकते हो, यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई, यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट आया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मूवमेंट आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म देखते हैं हम। ठीक है, अब देखो नेट फ्लक्स थ्रू 3D बॉडी इज इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है, मैग्नेटिज्म में, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dA भी हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक 3D बॉडी से वो होता है 0, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म में आपने देख लिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 होता है, तो इंटीग्रल B डॉट dA भी 0 आ जाएगा। लेकिन आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D बॉडी इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA शुड बी इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एनालॉगी आप समझ सकते हो। चलिए अब देखो एंगल ऑफ टिप। चलिए देखो, ये है नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो एंगल ऑफ टिप को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल के और नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ टिप। ठीक है, अब ध्यान दो, इस नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा इस तरफ जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी ई कोस डेल, एक आएगा इस तरफ जिसकी वैल्यू हो जाएगी बी ई साइन डेल। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर हो जाएगा बी ई कोस डेल के। ठीक है, बी ई कोस डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी ई साइन डेल के बराबर। ठीक है, और यहाँ से टेन डेल आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर आप इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दोगे तो आपको 10 डेल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर कभी पूछ ले तो वो होती है अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि एंगल ऑफ डिप से रिलेटेड हैं और आपसे आने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो होता है कि करंट इज इक्वल टू K tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो K है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो अगर K कांस्टेंट है तो करंट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा के। ठीक है, मतलब अगर करंट को बढ़ाओगे तो tan थीटा भी बढ़ेगा, अब tan थीटा बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, बस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तो आप इसको वेक्टर की तरह सोल्व करना। ठीक है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, जब भी बार मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक मोमेंट पूछे क्वेश्चन में तो इसको हमेशा वेक्टर की तरह सोल्व करना। जैसे एक बार मैग्नेट ये है, दूसरी बार मैग्नेट ये है, अब ये दोनों आपस में रखिए इस तरह से, तो हमसे पूछा है नेट मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए हम निकालते हैं, ध्यान से देखो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किससे कहाँ तक होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, मतलब m1 की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, वहीं m2 की डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी।
क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अब देखो जब भी दो वेक्टर 0 डिग्री पर होते हैं तो वो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब केस सेकंड पर आओ। देखो ये दो बार मैग्नेट हैं, ये हो गई 1, ये हो गई 2। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रखी हैं। अब हमसे क्या पूछा है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। चलिए हम बता देते हैं। देखो m1 की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ, वहीं m2 की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। मतलब ये दोनों 180 डिग्री पर हैं। तो जब भी दो वेक्टर 180 डिग्री पर होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं एक दूसरे से, m2 माइनस m1। ठीक है, अब चलिए एक बार मैग्नेट ये है, दूसरी बार मैग्नेट ये है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है m1, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है m2। हमसे पूछा है नेट मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो वही हम वेक्टर की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, अब देखो वेक्टर की तरह आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैग्नेटाइजेशन को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है? m क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, v क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है एम्पियर्स पर मीटर, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H वेक्टर से। ठीक है, अब देखो किसी भी मटेरियल में नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है U0 ब्रैकेट I प्लस H, ध्यान रखना। ठीक है, और ये बात भी ध्यान रखना कि H की यूनिट और I की यूनिट, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट और मैग्नेटाइजेशन की यूनिट सेम होती है, और जिसकी वैल्यू होती है एम्पियर्स पर मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैग्नेटाइजिंग सस्पेक्टिबिलिटी, जिसको हम जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना I वेक्टर, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, I जो है वो परपेंडिकुलर होती है H के। ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं जीटा। ठीक है, तो I में और H में जो रिलेशन होता है वो होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जीटा क्या है? मैग्नेटाइजिंग सस्पेक्टिबिलिटी। ठीक है, और ध्यान रखना जीटा जो है वो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी पूछी है हमसे। ध्यान रखना ये वो परमिएबिलिटी है, मैं फिर से दोहराता हूँ। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी उस मीडियम की परमिएबिलिटी है जहाँ पर कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये वैक्यूम की लिए परमिएबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो U0 की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन H। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम की क्या परमिएबिलिटी होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना μm की वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम अपॉन H। ठीक है, और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन एनी मीडियम, इसकी एक और वैल्यू होती है, वो होती है U0 1 प्लस जीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब हम देखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम
अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। या फिर आप ये फॉर्मूला भी बता सकते हैं इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। या फिर इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं आप जो कि होता है 1 प्लस जीटा। मैं थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। देखो, अगर आपसे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी पूछे, मतलब वो वैक्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन एच। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू एम पूछे तो मतलब वो पूछना चाह रहा है किसी मीडियम की परमिएबिलिटी, तो उसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम अपॉन एच, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है यू नॉट ब्रैकेट 1 प्लस जीटा। अगर आपसे रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछे तो एक फॉर्मूला ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। एक फॉर्मूला ये भी होता है मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम। और एक फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस जीटा, ठीक है। चलिए अब देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली जीटा, ध्यान रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो जीटा होता है वो स्मॉल होता है, मतलब बहुत छोटा होगा और नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसकी जो रिलेटिव परमेबिलिटी होगी वो होगी लेस देन 1। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। बाकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की 2 प्रॉपर्टी ध्यान रखना। एक ये कि ये जो जीटा होता है ये स्मॉल होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो मोर देन 1 होती है। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जीटा स्मॉल होगा, नेगेटिव होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1 होगी। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जीटा स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा, और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होगी वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी। वहीं फेरोमैग्नेटिज्म में जो जीटा होगा वो लार्ज होगा, ध्यान रखना, बहुत बड़ा, ठीक है, और पॉजिटिव होगा। और रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी 1 से, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले थे वो हम कर चुके हैं, ठीक है। लगभग 35-36 मिनट में हमने इस पूरे चैप्टर को कंपाइल कर दिया है, ठीक है। अब कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है। उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।